नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग जारी रखते हुए महाभारत की जो सीख हमको मिलता है गुरशरण दास के किताब से। उन्होंने महाभारत का अध्ययन किया और आज के जमाने में महाभारत का जो वहाँ पे जो तर्क है, महाभारत में जो तर्क है, महाभारत में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या धर्म संकट है, धर्म एथिक्स जिसको आज के तारीख में हम कह सकते हैं, क्या के लिए हम धर्मा करेंगे, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, ये सब चीजें आज भी ये समस्या इंसान के सामने रहता है। और हम देखेंगे कि वहाँ का धर्म और एथिक्स और क्यों इच्छाएं हमारी, हम हमारे एक प्रकार से हम क्या क्या सोच के धर्म के रास्ते में चलते हैं या अधर्म के रास्ते में चलते हैं। और हमने देखा था अभी इनमें जो युधिष्ठिर का चरित्र बता रहे हैं, वो जब वनवास में चले गए थे, पासा का खेल हार के उन्होंने वचन दिया था, वो वचन निभाने के इसमें वो काफी परेशानी में, पूरे पांडव 13 साल वनवास हो गया था। और जब वन में थे तब द्रौपदी उनसे सवाल करती है कि आपका धर्म का क्या फायदा है, इससे आपको क्या मिला। तो उन्होंने जवाब दिया था, बिल्कुल जो पूरे उसूल से, जो हमारा उसूल है धर्म, फल का हमको चिंता नहीं करना है। हमारा हमारा कर्तव्य है धर्म, जो कि अहिंसा या धर्म जो भी। और हम फल तो उसके ऊपर काफी तर्क होता है। फिर बाद में अभी थोड़ा आगे जब युधिष्ठिर का दिखाया कि जैसे जो लोग बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, दुनियादारी के टक्कर नहीं होता उनका, तब तक वो काफी आदर्शवादी होते हैं। तो अभी एक मोड़ आता है इसमें, जब वो 13 साल बाद लौटते हैं और वादे के हिसाब से दुर्योधन को उनका वापिस करना था, उनका जो किंगडम था, उनका हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था, जो भी था, उनको वापिस करना था उनका, उनका जो इंद्रप्रस्थ जो उनका जो छीन लिया था। तो वो 13 साल उन्होंने पूरा किया, 12 साल वनवास में रहे, 1 साल इसमें रहे जिसमें दूसरे भेष में रहे, सब उन्होंने ये किया। तो तरीके से दुर्योधन को लौटाना था, उनका जो इंद्रप्रस्थ था जो लौटाना था, पर वो नहीं लौटाए। दुर्योधन अपने वादे से मुकर गए, वो धर्मा नहीं मान। तब जाके दिखाते हैं युधिष्ठिर को ये आता है कि अभी ये बहुत हो गया है, ये धर्म का भी एक लिमिट होता है। तो अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने फिर निर्णय लिया कि अभी तो हमको डिसीजन टू डिक्लेयर वॉर। वो बहुत ही धर्म संकट में युद्ध का घोषणा करते हैं और काफी वो अफसोस होता है कि शांति का जो बातचीत आगे नहीं बढ़ा। वॉर इज इविल इन एनी फॉर्म, और वो अभी भी वो मानते थे। जब उन्होंने युद्ध ऐलान किया तभी भी उनके मानते थे कि वो बहुत ही इविल चीज है, वॉर अच्छा नहीं है। The ultimate disaster for which I dwelled in the forest and suffered is upon us in spite of all our striving। हमने इतना व्यर्थ 13 साल किया फिर भी हमको, फॉर हाउ कैन वी वॉर बी वेस्ट विथ मैन whom we must not kill। हम कैसे किसी को मार सकते हैं जिनको हमको मारना नहीं चाहिए, सब उनके रिश्तेदार ही थे। हाउ कैन वी विन इफ वी मस्ट किल आवर गुरुज एंड एल्डर्स। उनके गुरु और उनके जो दूसरे सीनियर्स थे फैमिली में, वो भी उसी फैमिली में थे, कौरव कॉमन इनके ये थे।
गुरुज कॉमन थे, द्रोणा वगैरह, फिर दूसरे जो चाचा वाचा जो भी हैं। युधिष्ठिर ब्रदर्स ट्राई टू रीअश्योर द एल्डर ब्रदर, उनके दूसरे भाई उनको फिर समझाते हैं युधिष्ठिर को कि अभी हमको, अभी कर धर्मा तो हो गया, अभी हमको अपना ड्यूटी भी निभाना है, हमारा कर्तव्य भी निभाना है। एंड आपके जो प्रजा है उनको भी आ, आपका कर्तव्य है कि उनके लिए भी आपको युद्ध में जाना है, आप राजा हो। तो वो एक, कभी देखिए धर्म संकट वाली बात आती है। और काफी बातचीत चलता है इसमें, काफी तर्क होता है। कृष्णा फिर डिबेट को खत्म करते हैं और कहते हैं कि यही होगा, ऐसा ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो ये दिखाते हैं, जो गुरशरण दास कहते हैं, जो पांडव का जो उन्होंने युद्ध करने का ये लिया, निर्णय लिया, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। किसके? इनके युधिष्ठिर के सोचने में। क्रिटिकल थिंकिंग में देखना है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्योर धर्मा या फिर एक्सट्रीम वॉर। अभी बैलेंस दोनों को करना है, क्रिटिकली कैसे करना है। तो ये कहते हैं कि अभी युधिष्ठिर को दुनियादारी थोड़ा समझ में आया कि अगला जब आपका आपका जो उसूल है, आपके जो प्रिंसिपल्स है, अगला उससे नहीं चल रहा है तो आपका वो, आपको नुकसान है। आपको नुकसान के अलावा आपके प्रजा को भी नुकसान है। आपका कर्तव्य बनता है कि जब तक, और जो मैसेंजर आते हैं कौरव से, संजय, वो भी कोशिश करते हैं युधिष्ठिर को समझाने में कि अभी आप क्यों वॉर में जा रहे हो। वो भी थोड़ा पेसिफायर का काम कर रहे हैं कि आप 13 साल पहले नहीं गए तो अभी क्यों जा रहे हो। तो वाई देन, वाई यू हैव स्पेंड दिस, इतने साल आपने क्यों ऐसे वनवास में निकाला। तो युधिष्ठिर जवाब देता है, और जो कि आश्चर्य हो जाता है संजय। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल वन ड्यूटी अल्टर्स, अपना कर्तव्य भी आता है। एक जब ऐसे हमारे ऊपर संकट आता है तो कर्तव्य, व्हेन वंस लाइवलीहुड इज डिसरप्टेड एंड वन इज टोटली पॉवर्टी स्ट्रिकन, वन शुड विश फॉर अदर मीन्स टू कैरी आउट वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, व्हिच मीन्स दैट इन डायर सिचुएशन वन में परफॉर्म नॉर्मली इम्प्रॉपर एक्ट्स। ये कहते हैं कि ऐसा भी मोड़ आता है जब हमको गलत, जो कि अच्छा नहीं है, वॉर अच्छा नहीं है, पर ऐसा एक मोड़ आता है जब और कोई चारा नहीं है तो फिर हमको, मतलब पूरा, आपके पूरे जो समस्या है, अहिंसा से या नॉन वायलेंस से या धर्म से, इसका अगला आपका एक्सप्लॉइट करेगा, अगला आपका फायदा उठाएगा। तो जब अगला आपका अच्छाई का, आपके उसूल का, आपके अहिंसा का फायदा उठा रहा है, तब वो वो आपको भी एक्शन लेना है, चाहे वो एक्शन में वॉर हो जाए, जो कि अच्छा नहीं है। अभी भी वो मानते हैं वो अच्छा नहीं है, पर कोई चारा नहीं है। तो चेस्टेन बाई 13 years इन एग्जाइल, जो 13 साल से उनकी थोड़ी दुनियादारी सीख गए वो, युधिष्ठिर हैज बिकम प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक हो गए। प्रैग्मेटिक माने प्रैक्टिकल हो गए वो। एक तो होता है आइडियलिज्म, यही दिखा रहे हैं हमारे यंग लोगों को, आइडियलिज्म रहता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि किस हद तक प्रैक्टिकल होना, किस हद तक बैलेंस करना है, किस हद तक आपको शांति बनाए रखना है, और कब आपको जब जरूरत पड़े तो आपको स्ट्राइक बैक भी करना है। ये सब आज के तारीख में भी ये सब चल रहा है। और ये अपने वॉर के इसमें लग जाते हैं पूरा, कंप्लीट कंट्रोल, ब्रदर्स एंड उसके अपने एलीज, उनके जो साथ है। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट गुडनेस, सीमाएं, अच्छाई की सीमा उनको पता चलता है। ये दे रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छा होने से भी नुकसान हो सकता है, ये बता रहे हैं। ही अग्रीज विथ हिज एली, सत्य की, सत्य की उनके कोई साथ थे। नो लॉ कैन बी फाउंड अगेंस्ट किलिंग एनिमीज, अपने दुश्मन को, हु आर प्लॉटिंग टू किल अस, जो दुश्मन आपको
मारने की कोशिश कर रहा है, आपके जान लेने की कोशिश कर रहा है, उसके जान लेने में कोई अधर्म नहीं है या कोई कानून नहीं है जो आपको रोक सकता है। अभी आज के जमाने में सेल्फ डिफेंस जिसको कहते हैं, कि भाई कि कोई हमको हमला करता है मारने के लिए, तो हम सेल्फ डिफेंस में उसको मार सकते हैं, तो वो यही कह रहे हैं। ही टेल संजय, आई एम जस्ट एज केपेबल ऑफ पीस एज आई एम वॉर। वो कहते हैं युधिष्ठिर को, हम जितना हम वॉर के लिए तैयार है उतना ही हम शांति के लिए भी तैयार है। हम नम्र भी है और हम सख्त भी है। जब जरूरत पड़े हम सख्त हो जाते हैं अगले के इससे, अगला का। His new down-to-earth view of dharma is grounded in self-interest but without being amoral। मतलब वो जो नया अभी जो इनको ये आया है, समझ आया है कि अभी बहुत हो गया है, अच्छाई, गुडनेस बहुत हो गया है, और ये एमोरल नहीं है, ये मतलब नैतिकता के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अगले ने उनका फायदा उठाया है। His new position avoids both ideological extremes। दोनों एक्सट्रीम जो एक उसूल के पीछे लगे हैं, वो भी आइडियलिज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आइडियलिज्म मतलब आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो, और आप जो आइडियलिज्म, और दूसरा एक्सट्रीम होता है दुर्योधन जैसे एमोरलिटी, जिसके पास कोई नैतिकता नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो दुर्योधन हो गया। वो एक एक्सट्रीम है जो हमेशा अगले को आक्रमण करेगा, अगले को लूटने की कोशिश करेगा, अगले के हक को छीनेगा, वो दुर्योधन है। और युधिष्ठिर है, वो हमेशा भले में लगे थे, धर्म में लगे थे, भले में लगे थे, अहिंसा में लगे। तो ये दोनों एक्सट्रीम, इनका कहना है महाभारत में कि ये दोनों एक्सट्रीम काम नहीं करता है। तो आपको दोनों एक्सट्रीम में खुद को भी नुकसान है, सोसाइटी को भी नुकसान है, समाज को भी नुकसान है। तो ये गुरशरण दास कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये वाला युधिष्ठिर के ज्यादा वो पक्ष में है, जो कि प्रैक्टिकल है। वन शुड बी रियलिस्टिक एंड परस्यू ओनली व्हाट इज अडेनेबल। रियलिस्टिक होना चाहिए, दुनियादारी मालूम होना चाहिए। अननेसेसरी डिमांडिंग आइडियल्स आर इजिली डिस्क्रेडिटेड। हमेशा आप उसूल की बात करोगे, हाई लेवल स्टैंडर्ड्स की बात करोगे, तो इसका कई बार फायदा उठाते लोग, ये कह रहे हैं। तो एक्शन का कोई क्वेश्चन ऐसा समय आता है जब आपका एक्शन का वो देखना पड़ता है कि फल क्या होगा। अभी आपने धर्मा किया तो आपका फल, आपको ही तकलीफ है, आपके घर वालों को तकलीफ है, आपके की प्रजा को तकलीफ है। तो उसमें तो फिर आपको युद्ध करना पड़ेगा, जो कि गलत है, ये मानते हैं गलत है। तो इनका जो मॉरल जर्नी है, रैशनल एंड सेंसेबल पर्सन, उनको सेंसेबल पर्सन बना दिया है। और तो ये बोलते हैं कि इसमें जियो और जीने दो होता है। जब तक अगला आपके साथ अच्छा उसूल कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो आप गुडनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। पर अगला ये कर रहा है तो अगले को भी मैसेज जाना चाहिए, ये कहते हैं। अभी देखिए, ये हम अभी मॉडर्न गेम थ्योरी में आ रहे हैं, इन्होंने दिया है गुरशरण दास ने, जो मैं सोच रहा था वो सही में इन्होंने दिया है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें उन्होंने वो भी दिया है जो महात्मा गांधी और यीशु क्रिस्ट का भी दिया है, कि उसमें अहिंसा का भी लिमिट होता है। महाभारत एल्ट्रिस्टिक स्ट्रैटेजी, प्रिजनर्स डिलीमा, इसमें दिया है टिट फॉर टैट। ये देखिए दुर्योधन। तो इसके बाद ये अभी आते हैं, आगे दिया है, हम बात करेंगे। महात्मा गांधी का भी प्रिंसिपल के बारे में बात किया इन्होंने, और जीसस क्राइस्ट से भी काफी इन्फ्लुएंस हुए थे वो महात्मा गांधी। तो ये बता रहे हैं कि आपका जो धर्म है, आप वो तो ठीक है,
पर आप कैसे, आपका कैसे थिंकिंग होना चाहिए या एक्शन होना चाहिए जिसमें कि आपका धर्म, आपका भलाई का लोग गलत इस्तेमाल ना करें, आपको एक्सप्लॉइट ना करें, आपका फायदा ना उठाए। उसमें एक दिया है कि आपको हमेशा रेडी होना चाहिए, टीट फॉर टैट जिसको कहते हैं, जिसको कहते हैं टीट फॉर टैट अंग्रेजी में। हिंदी में कह सकते हो नैले पे दहला। अगले ने अगर आपको बेईमानी करने की कोशिश की तो इसको इमीडिएटली आप उसको जवाब देना चाहिए। अगले ने आपको आक्रमण किया तो इमीडिएटली करना चाहिए। अगला अच्छा है तो आप अगला हो। तो इसमें ये कहते हैं कि एक ये बाद में साइकोलॉजिस्ट, बाद में जो इकोनॉमिस्ट ने इसको गेम थ्योरी में लाया था, और इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला है। एक को नोबेल प्राइज मिला है जो कि सीजोफ्रीनिया हो गया था, जिनको कई सालों तक, वो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे जॉन नैस। उन्होंने भी गेम थ्योरी में काम किया है। इसको गेम थ्योरी कहते हैं, गेम, खेल, पासा का गेम हो, जो भी गेम हो। गेम थ्योरी क्या है कि इनका जो गेम थ्योरी के जो जिन्होंने आगे बढ़ाया इस थ्योरी को, अभी महाभारत में भी ऐसे ही दिखाया है कि जब तक कोई अच्छा करे आप अच्छा करो, जब तक कोई आपको आक्रमण करे आप भी आक्रमण करो। ये अभी इसमें नोबेल प्राइज मिल रहा है। सोचो, महाभारत में इस टाइप के विचार ऑलरेडी थे, अभी ऐसे विचार में कई इकोनॉमी में कईयों को नोबेल प्राइज मिला है। उनमें से मैंने कहा जॉन नैश एक है, जो कि सीरियस साइकेट्रिक इलनेस हो गया था, वो सीजोफ्रेनिया बहुत मेजर टाइप का होता है। कई सालों तक वो साइकोलॉजी मेंटल इलनेस के शिकार थे। फिर अचानक उनका बाद में जाके ठीक हुआ। उनके ऊपर एक पिक्चर भी बना है, ब्यूटीफुल माइंड। उसको कई ऑस्कर मिले हैं, अंग्रेजी पिक्चर ब्यूटीफुल माइंड। तो उसमें उसका यह है, गेम थ्योरी में वो तो कॉम्प्लेक्स है समझाना, पर सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी कोशिश किया है कि ये गेम थ्योरी कहता है कि लोग ऐसे, आप एक्सटर्नल कानून लगाओ, रेगुलेशन लगाओ, पनिशमेंट लगाओ, इससे लोग इतना नहीं, आप बिहेवियर नहीं कंट्रोल होता। बिहेवियर कंट्रोल होता है, एक गेम थ्योरी है कि जब किसी व्यक्ति को पता चलेगा जो वो जैसी हरकत करेगा अगला भी ऐसा हरकत करेगा, और उसमें दोनों को नुकसान हो सकता है। जैसे आप एक, मैं पहले पढ़ा था एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि अगर आप मान लो किसी दुकान में जाते हो, वो आपको कुछ सामान देता है जो कि नकली सामान देता है, सब स्टैंडर्ड सामान देता है। तो आप एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, फिर वो दुकान में नहीं जाओगे, दूसरे दुकान में जाओगे। तो उसको, उसके ग्राहक चले जाएंगे। तो उसको मालूम है कि हम अगर ऐसा करेंगे बेईमानी तो हमारे ग्राहक चले जाएंगे, अल्टीमेटली हमको लॉस होगा। तो उससे क्या होता है, वो अच्छा चीज देता है। जितने भी लोग अच्छा चीज देते हैं, उन्होंने देखा है कि हमारा बिजनेस डाउन हो जाता है। तो ये एक प्रकार का, ये एक एग्जाम्पल है गेम थ्योरी की, दोनों को फायदा है एक प्रकार के बिहेवियर में, जो अच्छा बिहेवियर है जो, और अगर वो बुरा बिहेवियर करेगा तो अगले बार उसका ग्राहक भी उसके पास नहीं जाएगा, तो ग्राहक भी उसको अवॉइड करेगा, उसको नैले पे दहला देगा, एक प्रकार से टीट फॉर टैट। तो उसको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए वो अच्छा, ये गेम थ्योरी है कि जिसमें वो ह्यूमन बीइंग ऐसे सरवाइव करते हो, कहते हैं कि ऐसे इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा ये है, फेमस ये है, जिसको कहते हैं टू सी हाउ अ रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म है। रेसिप्रोकल माने हमने भला किया अगला भी भला करेगा, हमने बुरा किया अगला भी बुरा करेगा। ये मैसेज जाना चाहिए, तब जाके बैलेंस होता है। तब जाके आपका धर्मा का, आपका सच्चाई का, आपका अहिंसा का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। तब जाके लोग फायदा नहीं उठाते हैं, ये कह रहे हैं ये। और ये रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म कहते हैं। एल्ट्रुइज्म माने भला करना लोगों का, रेसिप्रोकल हम आपका करेंगे आप भी हमारा करेंगे, क्योंकि आप नहीं तो आपको भी नुकसान है हमको भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। ऐसा सिचुएशन एक गेम थ्योरी कहते हैं इसको। इसमें बताओ, इसमें नोबेल प्राइज मिल गया, जो कि बिहेवियर है। महाभारत में भी यही बता रहे हैं, देखिए महाभारत को भी दे सकते थे नोबेल प्राइज।
ये प्रैक्टिस में यही काम करता है। ये मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, जॉन नैश का मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ा था, बाद में तो वो बीमार हो गए थे, पर जब ये थे उनका बहुत ऐसे ऑब्जर्व करते थे, और ऐसे उनके थ्योरी थे कि ऐसे करके ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स भी बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें प्रिजनर्स डिलेमा बोल के एक है, आप भी नेट में सर्च करेंगे मिलेंगे। प्रिजनर, कैदी, कैदी का डिलेमा, समस्या। कैदी का समस्या ऐसा है कि ये गेम है एक, कैदी का प्रिजनर डिलेमा एक गेम है। एक पुलिस है जो कि दो कैदियों को, दो लोगों ने कोई क्राइम किया है, बैंक लूटा या कोई क्राइम किया है, दोनों ने मिलकर किया है, और पुलिस ने उनको ऑप्शंस दिए हैं। क्या ऑप्शन दिए हैं? कि अपना कबूल कर ले जो उन्होंने बैंक को लूटा है। तो उन्होंने, पुलिस ने ये कंडीशन लगाए कि अगर एक ने कबूल कर लिया और बता दिया कि हाँ हम लोगों ने बैंक लूटा है, यानी सरकारी गवाह बन गया टाइप, तो उसको पूरा छोड़ दिया जाएगा, एक दिन भी कैद नहीं होगा। और दूसरा जिस जो कबूल नहीं करेगा, जो कन्फेस नहीं करेगा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों को अलग अलग बताया, या साथ में बताया क्या? अच्छा, अगर दोनों में से कोई कबूल नहीं करता है, इनकार करता है, तो उनके पास, पुलिस के पास कुछ ये नहीं है, तो उनको मिनिमम, बहुत कम समय के लिए उनको जेल में रखा जाएगा। अगर दोनों में से कोई नहीं कबूल करता तो उनका मिनिमम जेल टर्म होगा, क्योंकि सबूत नहीं है, जेल से छूट जाएंगे वो। सबूत वही है उनमें से, अगर कोई कबूल कर ले कि हाँ हम दोनों ने किया है, जो कबूल करेगा उसको छोड़ देंगे, अगले का अंदर हो जाएगा वो। दोनों में से कोई कबूल नहीं करेगा तो थोड़े दिन को जेल में रखेंगे, सबसे मिनिमम टाइम, और बाद में छूटने का चांसेस है। और दोनों ने अगर कबूल कर लिया, ये सोच के कि मैं कबूल करता तो मैं तो छूट जाऊंगा, ये अंदर हो जाएगा, मेरे को एक दिन भी जेल, तो दोनों ने कबूल कर लिया तो उन दोनों को 7 साल का सजा होगा। तो अभी देखिएगा, तो अभी अगर जो ये होगा, जो स्वार्थी होगा, वो सोचेगा यार अपन कन्फेस कर देते हैं, मतलब अपन तो छूट जाएंगे, वो जाएगा जेल में, उसको डबल क्रॉस कर देंगे अपने पार्टनर को। तो और अगर अच्छा जो होगा तो नहीं कन्फेस करना है, एल्ट्रुइस्टिक, मतलब अगर आप सच केस में होगा तो आप दोस्त को नहीं फंसाओगे, तो वो करेक्ट ये है कि कोई नहीं कन्फेस करे। तो पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप कन्फेस करोगे, तो अगला भी तो सोच रहा होगा ना कि हम भी कन्फेस करके निकल जाते, तो दोनों को 7 साल की सजा हो जाएगी। और दोनों में से कोई नहीं कन्फेस करता तो 7 साल से कम सजा होगा दोनों को। तो इसमें कोलैबोरेशन अपने आप आ जाता है। इनमें से बेस्ट ये होगा कि कोई कबूल नहीं करेगा, और मिनिमम, तो ऐसे गेम समझ जाते हैं लोग, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जैसे कहते हैं ना, चोरों के भी उसूल होते हैं, तो चोरों के भी क्रिटिकल थिंकिंग होता है, उसको मालूम है कि यार अगला भी तो मेरा जितना स्मार्ट होने की कोशिश करेगा। अब इसमें क्या होगा, दोनों को 7 साल जेल हो जाएगा, बेहतर है चुप रहते हैं। तो ये गेम प्रिजनर्स डिलीमा कहते हैं, ये गेम थ्योरी का समझाने का एक सिंपल तरीका है, ये गेम थ्योरी का एग्जाम्पल। और इसमें फिर एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, इसमें एक्सपेरिमेंट किया है, टीचेज अस समथिंग अबाउट हाउ स्ट्रेंजर्स कोऑपरेट इन सोसाइटी। एक दूसरे से, हम सोसाइटी में गेम थ्योरी से ही ये करते हैं कि यार इसमें हमारे को दोनों को फायदा होना चाहिए, हमारा नुकसान, या हम ज्यादा स्मार्ट बनेंगे तो हमको भी नुकसान, उसको भी नुकसान। और जब देखेंगे कि अगला भी थोड़ा चालाक है, तब हमको मालूम है वो भी चालाक का इस्तेमाल करेगा। पर अगर हम देखेंगे अगला तो बिल्कुल भोला है, जैसे युधिष्ठिर जैसा है, तो दुर्योधन उसका फायदा उठा रहा था। पर जब युधिष्ठिर भी चालाक हो गया, तब बराबरी में आ गया ये। तो अगले बार
बाद में तो महाभारत एक ही कहानी है, पर अगले बार दूसरा दुर्योधन नहीं कोशिश करेंगे ऐसे अननेसेसरली ये करने का, चालाकी करने का। ये समझा रहा है। तो ये इन्होंने बताए हैं, और ये इसका कई बार एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे 100 गेम्स राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा, ये कैदियों का जो गेम है, ये कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट लोगों ने, जो कंटेस्टेंट्स को प्ले 200 गेम्स विद वन प्लेयर एंड देन मूव टू द नेक्स्ट। 200 गेम्स खेले एक प्लेयर के साथ, फिर अगले प्लेयर के साथ, वो फिर द ऑब्जेक्टिंग बीइंग टू मिनिमाइज द टाइम इन जेल। मैंने एक काल्पनिक तरीके से किया कि ये अर्न किया, इतने अपने जेल में अर्न किया। फिर पता चला कि बाद में वो टिट फॉर टैट में बराबर हो जाते हैं, मालूम है यार ये कन्फेस कर देता है तो अगला भी कन्फ कर देगा, तो उसको भी नुकसान, दोनों का साथ साथ। पर बेस्ट यही होगा कि दोनों चुप रहे। ईच टाइम द टूर्नामेंट विल रिप्लेस टिट फॉर टैट और रेसिप्रोकेटिव वन। टिट फॉर टैट ही जीता, मतलब वो कन्फेस किया, अगले ने भी कन्फेस किया, उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज ना मिले। जैसे वो समझ जाते थे कि ये वाले लोग चुगली कर देते हैं, तो अगला भी नहीं छोड़ता, वो भी चुगली कर देता, तो दोनों गए, दोनों को नुकसान है। जब मालूम है ये चुप रहता तो अगला भी चुप रहता है। ऐसे गेम राउंड रॉबिन करके देखे हैं। तो ऐसे हमारे रियल लाइफ में भी हमारा देखिए रेपुटेशन बन जाता है कि यार ये हमेशा झूठ बोलता है तो अपन इसको बिलीव नहीं करो। तो वो जो झूठ बोलना कम कर देगा जब उसको नुकसान होने लगेगा, जब वो उसी लोगों को झूठ बोलेगा जो बन जाते हैं फेंकू। तो गेम थियोरी ऐसा है कि जब देखेगा कि हमको इस हरकत से नुकसान हो रहा है तो वो हरकत नहीं करेगा। तो एक कहते हैं कि इसमें नोबेल प्राइज मिला है, ये गेम थ्योरी। अब होगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ये इसका मुद्दा यही है, गेम थ्योरी। तो ये महाभारत में भी दिखाया कि अभी 13 साल बाद जब फिर से दुर्योधन ने वो दिखाया अपना चालाकी कि हम आपको वापिस नहीं करेंगे आपका इंद्र पर, तब जाके वो युद्ध कर, तब जाके ये, और ऑफ कोर्स नुकसान दोनों को हुआ। युद्ध में किसी को फायदा नहीं होता। जैसे अगर दोनों प्रिजनर ये करते तो दोनों को 7 साल जेल हो जाता। तो युद्ध में नुकसान तो होता ही है, पर अगर आप हमेशा भले रहो तो आप ही को नुकसान होगा, तो वो भी गलत है ना। क्योंकि आपके साथ दूसरे भी हैं, आपके साथ आपके प्रजा है, आपके ये हैं। और फिर जो जो आदमी गलत होगा, जैसे दुर्योधन जैसे होंगे, उन लोग और दूसरे का और नुकसान करेंगे। पर अगर उनको शिक्षा मिल गया इसमें कि अगला भी रिटेलिएट कर सकता है, तो वो फिर सोच समझ के नहीं करेंगे वही चीज। तो असली में ह्यूमन बिहेवियर ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है, देखा जाए तो गेम थ्योरी में। ये कोर्ट कानून के हाथ लंबे खाली पिक्चरों में ही होते हैं, या चलता रहता 20-20 साल केस। पर गेम थ्योरी में दोनों को मालूम है उधर जाएंगे तो कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे, दोनों को नुकसान है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कई बार हो जाता है, आपको मालूम है। तो वो बैलेंसिंग हो जाता है अपने में गेम थ्योरी। वही बाकी कानून बनता रहता है पार्लियामेंट में, हम भाषण चलता रहता है, पॉलिटिशियन भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है, वो खाली इलेक्शन जीतता है। पर आपस में लोग गेम थ्योरी में अपना जिंदगी काट लेते हैं। जैसे महाभारत में तो काफी, ये तो ड्रामेटिक हो गया, काफी वॉर और हो गया, पर डे टू डे लाइफ में हमारे छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं, जो कि गेम थ्योरी से मतलब ये, आप ईमानदार रहो, आदर्शवादी रहो, अपने उसूल रखो, पर इतना भी नहीं रखो कि अगला उसका फायदा उठा रहा है। अगला उसूल तोड़ रहा है तो उसको भी नैले पे दहला देना, ये इसका, जब इसीलिए युद्ध होता है महाभारत। अब इसमें आ रहे हैं अभी जीसस क्राइस्ट और आई लर्न फ्रॉम दिस गेम। ये गेम से क्या सीखे गुरशरण दास ने? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी माने जैसा हम तुम करेगा हम भी वैसे ही करेगा, नैले पे दहला। तुम पात पात तो हम डाल डाल, ऐसा भी कोई कहते हैं। कीप, ये प्रिंसिपल अगर जो है वही, जो चीट्स रहते हैं, जो बेईमान रहते हैं दुर्योधन जैसे, उनको सोसाइटी में चेक में रखते हैं। दुर्योधन जैसे बेईमान जो रहते हैं समाज में, उनको दूसरे लोग ही अगर उन्हीं के पे बैक इन द सेम कॉइन, अंग्रेजी में कहते हैं, उन्हीं के इससे सिक्के से उनको वापस करो, तब वो समाज में सही रहते हैं। वो पुलिस कानून वानून तो बात की बात है, वो तो सबूत ढूंढते रहते हैं वो। इन कंट्रास्ट अभी आ गए महात्मा गांधी में, इसके
दूसरे पक्ष बता रहा है कि महात्मा गांधी एंड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि महात्मा गांधी भी जीसस से, उनके जो टीचिंग है, उनके जो शिक्षा है कि आपको कोई इधर चांटा मारता तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो, वो रॉन्ग सिग्नल भेजता किनको? दुर्योधन जैसे लोगों को। अच्छे लोगों के साथ तो होगा वो, पर अच्छे लोग आपको चांटा भी क्यों मारेंगे, ये भी आ जाता है। तो दुर्योधन को गलत मैसेज जाता है। जो लोग बेईमान होते हैं, आप अपना एक गाल में चाटा खा के दूसरा गाल भी बढ़ा देते हो, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, उसमें जो लोग बेईमान होते हैं उनको गलत संदेश जाता है। और फिर वो आपका नुकसान छोड़ो, आप शायद अहिंसा से सह लोगे, पर दूसरे को भी वो नुकसान करते हैं। तो सोसाइटी के लिए बैलेंस चाहिए होता है, गेम थ्योरी। सो द्रौपदी डज हैव अ पॉइंट, इसीलिए कहते हैं द्रौपदी ने जो सवाल पूछे थे उसका पॉइंट था कि आप क्यों ये कर रहे हो इतने साल। जब 13 साल थे, द्रौपदी उसको जंगल में पूछती थी कि भाई आपको क्या मिला अच्छा रह के, अगला तो आपको। तो वो पॉइंट था द्रौपदी का। डू नॉट बी अ सकर, काउंटर मीननेस विथ मीननेस। डू नॉट बी अ सकर, अंग्रेजी में सकर मतलब भोले ना हो। कोई भी आपको बना जाता है, यानी वो सकर अंग्रेजी में कहते हैं। जो आपके साथ नीचता करता है उसको नीचता से ही जवाब देना चाहिए, ये कह रहे हैं। वॉर का वही प्रिंसिपल है। टिट फॉर टैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद एन एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। तो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो नहले पे दला को, आप ये नहीं सोचो कि हमेशा वॉर करते रहना है, एग्रेसिव नहीं। इट कॉल्स फॉर प्रेजेंटिंग अ फ्रेंडली फेस टू द वर्ल्ड, आपको दुनिया में फ्रेंडली फेस बताना का है। द फर्स्ट मूव इन द गेम इज ऑलवेज टू बी नाइस, सबसे पहले नाइस रहो, कोशिश करो जो शांति से सब काम हो जाए। युधिष्ठिर प्रेजेंट्स एन एफेबल फेस ड्यूरिंग द पीस नेगोशिएशन। युधिष्ठिर ने 13 साल शांति किया, मैंने ज्यादा ही कुछ शांति कर दिया, पर वो 13 साल ना करो तो शुरू में आप पूरा अपना। एंड ही विल मेक एन एक्सेप्शनली जेनरस ऑफर टू दुर्योधन एज सून वी विल सी। युधिष्ठिर इज नो लॉन्गर विलिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड। अभी भी बताते हैं, आगे भी जाके वो कुछ ऐसे समझौता फिर भी कोशिश करेगा। अभी तो वो तय कर लिया वॉर करेगा, पर इसमें दिया कि अभी जाके युधिष्ठिर फिर से दुर्योधन से बात करेगा कि समस्या हल हो जाए, पर अपने फायदा नहीं उठाने देना चाहेगा अभी, दुर्योधन को एक्सप्लॉइट नहीं होगा अभी। ये उन्होंने उसने तय कर लिया है। इट हैज टेकन हिम 13 लॉन्ग ईयर्स, तो 13 साल लग गए ये दुनियादारी समझने में, ये भी समझने में कि द्रौपदी सही बोल रही थी। तो ये आज हम यहीं रुकते हैं। तो ये एक बैलेंस्ड व्यू है, पर बैलेंस्ड व्यू तो है। तो ये बैलेंस्ड व्यू है, जो आप अच्छा रहो पर आपके अच्छे का किसी को फायदा नहीं उठाने दो, ये कहते हैं। कोशिश करो शुरू में नहीं झगड़ने का, जाके प्रोवोकेट नहीं होने का, पर समझना है, दिमाग ठंडा रखना, क्रिटिकल थिंकिंग रखना कि अगला आपका फायदा तो नहीं उठा रहा है, आपके अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा है, तब उसको भी नेले पे दहला देना। यही गेम थ्योरी है। अगले को जब मैसेज जाता है कि अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमको नुकसान होगा, तब वो बेईमानी नहीं करेगा। जो लोग बेईमान होते हैं, जो लोग ये होते हैं, उसूल वाले होते हैं, आदर्श वाले होते हैं, उनको ना गेम थियोरी की जरूरत पड़ती है, ना लॉ की, ना कानून की, ना पुलिस की। पर दुनिया में कई लोग, हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको। तो पर आपको इतना अपना थिंकिंग रखना कि आपके आदर्श का, आपके उसूल का अगला तो नहीं फायदा उठा रहा है, उसको मैसेज जाना चाहिए, नहीं तो। और फिर अपने आप वो चेक में रहेगा। तो आज हम यही रुकते हैं, धन्यवाद।